हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सदिश राशियों के बारे में। तो अपन लोगों ने सदिश राशियों की परिभाषा देख ली थी कि वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है, सदिश राशियां कहलाती है। अपन ने ये भी देख लिया था क्योंकि सदिश राशियों में परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा होती है, इसलिए हम सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा न जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते, नहीं गुणा कर सकते हैं। अर्थात सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए हमको एक नई बीजगणित पढ़नी पड़ेगी जिसे हम सदिश बीजगणित कहते हैं। इस चैप्टर का मकसद यही है कि सदिश राशियों को कैसे जोड़ा, घटाया और गुणा किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सदिश राशियों को कभी भी भाग नहीं किया जा सकता है। सदिश राशियों का सांकेतिक प्रदर्शन अपन ने देख लिया था। दो तरह से अपन सदिश राशियों को संकेत के द्वारा बता सकते हैं, एक तो ग्राफिक विधि और एक मैथमेटिकल विधि। ग्राफिक विधि में हमने बोला था कि सदिश को हम एक तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तीर की लंबाई सदिश के प्रदर्शित करेगी और तीर पर लगा चिन्ह सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगा। गणितीय रूप में अपन ने लिखा था कि सदिश राशियों को हम अंग्रेजी के कैपिटल अल्फाबेट्स के ऊपर एक तीर लगाकर प्रदर्शित करेंगे। तो सदिश राशियों को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करेंगे। और अगर अपन को सदिश के केवल परिमाण की आवश्यकता हुई तो अपन या तो उसका तीर हटा देंगे या फिर मॉडुलस लिख देंगे। तो अपन ने बोला था कि सदिश राशियों को हम अंग्रेजी के तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे या इसके परिमाण को हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या सिंपल ए से प्रदर्शित करेंगे। एक और तरीका है, जैसे सदिश को अपन एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया, यह सदिश का प्रारंभिक बिंदु और यह सदिश का अंतिम बिंदु। माना कि यह सदिश क्या है, ए वेक्टर। इसको इसी तरह से एक और लिखा जा सकता है, इसको हम ओपी वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये अगर दो लेटर्स आ रहे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट रहेगा। तो ये सदिश को मैथमेटिकल लिखने का मेथड है और ये ग्राफिकल प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भिन्न भिन्न सदिशों के बारे में। यहां पर मैं भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलग अलग प्रकार के सदिश अपन आगे और पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं जो मेन काम आने वाले सदिश है वो देखता हूं। तो सदिशों के प्रकार, तो सबसे पहले बात करते हैं समान सदिश, जिनको आप तुल्य सदिश भी कह सकते हैं। समान सदिश या तुल्य सदिश। आप सब जानते हैं कि सदिश एक बंडल है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो दो या दो से अधिक सदिश समान सदिश कब कहलाएंगे? जब उनके परिमाण और दिशा हर प्रकार से समान हो। तो वे सदिश जिनका परिमाण और दिशा समान होंगे क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। तो मान लीजिए एक सदिश यहां खींचा हुआ है ए वेक्टर, एक सदिश यहां खींचा हुआ है बी वेक्टर, एक और को यहां प्रदर्शित कर रखा है सी वेक्टर। गजब की बात क्या है, ये ए वेक्टर 10 न्यूटन पूर्व को बता रहा है, यह बी वेक्टर भी 10 न्यूटन पूर्व बता रहा है और यह सी वेक्टर भी 10 न्यूटन पूर्व बता रहा है। तो आपने देखा इन तीनों सदिशों का परिमाण समान है और दिशा भी समान है। ये तो एक बात मैथमेटिकली। ग्राफिकल में आप इन तीनों की लंबाई देखेंगे तो लंबाई सेम है और तीनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो इन तीनों सदिश का परिमाण समान है, दिशा समान है, तो ये तीनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश। क्योंकि ए वेक्टर बोलो तो भी 10 न्यूटन पूरब, बी वेक्टर बोलो तो भी 10 न्यूटन पूरब, सी वेक्टर बोलो तो भी 10 न्यूटन पूरब आ रहा है। इसका मतलब आप ए वेक्टर बोलिए, चाहे बी वेक्टर बोलिए, चाहे सी वेक्टर बोलिए, एक ही तो बात है। तो ये तीनों के तीनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश। तो दो या दो से अधिक सदिश जो परिमाण और दिशा दोनों में समान होंगे समान सदिश कहलाएंगे। गौर फरमाइएगा, केवल परिमाण समान होने से समान सदिश नहीं होगा, केवल दिशा समान होने से भी समान सदिश नहीं होगा। समान सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों समान होने चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं? बाउंसर चला गया। एक सदिश है ये ए वेक्टर, दूसरा सदिश है ये बी वेक्टर। दोनों की दिशा तो समान है
लेकिन चूंकि दोनों का परिमाण समान नहीं है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश नहीं होंगे। मीन्स यूं समझिए ये 10 न्यूटन पूरब है और ये 20 न्यूटन पूरब है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताएगी। इस तीर की लंबाई कम है तो इसका परिमाण कम, इसकी लंबाई ज्यादा है तो परिमाण ज्यादा। तो तीर की लंबाई देखते ही आइडिया लग जाएगा कि दोनों का परिमाण समान नहीं है। तो चाहे दिशा समान हो लेकिन परिमाण समान नहीं है तो समान सदिश नहीं होंगे। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, पता लगा दोनों की लंबाई सेम है, या यूं बोल लीजिए ये 10 न्यूटन पूरब है और ये 10 न्यूटन उत्तर पूरब है, 10 न्यूटन उत्तर पूरब है। तो चाहे इन दोनों का परिमाण समान है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण तो समान है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण तो समान है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। तो समान होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों समान होने चाहिए, तभी क्या कहलाएगा समान सदिश। इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बराबर बी। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ए बराबर बी है तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्यों नहीं है। जब मैं ए बराबर बी की बात करता हूं तो ये ए वेक्टर का परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, ये बी वेक्टर का परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। तो दोनों का परिमाण तो यहाँ समान है, लेकिन जब मैं ए वेक्टर की बात करता हूं तो ये ए वेक्टर के परिमाण के साथ दिशा भी है, ये बी वेक्टर के परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। तो जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, 10 न्यूटन पूर्व 10 न्यूटन उत्तर पूर्व के बराबर कैसे हो सकता है? क्योंकि 10 न्यूटन तो मिल गया लेकिन दिशा तो बराबर हुई नहीं ना। तो कोई भी दो सदिश या दो से अधिक सदिश परिमाण समान सदिश कब होंगे? जब उनके परिमाण और दिशा समान होंगे। केवल परिमाण समान होने से समान सदिश नहीं होंगे, केवल दिशा समान होने से समान सदिश नहीं होंगे। समान सदिश होने के लिए परिमाण व दिशा दोनों समान होने चाहिए, तभी जाकर हम इनको क्या कहेंगे? समान सदिश कहेंगे। ठीक है, बहुत सी बार वेक्टर फॉर्म में अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो तीनों का लंबाई समान, तीनों की दिशा समान, तो ये तीनों के तीनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। अब एक और खास बात, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को मैं इसके समानांतर इधर खिसका दूं। क्या जब मैं ए वेक्टर को इसके समानांतर विस्थापित करूंगा तो क्या इस ए वेक्टर की लंबाई बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्या दिशा बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये भी क्या है? ए वेक्टर ही है। इसका मतलब जब किसी सदिश को उसके समानांतर विस्थापित करते हैं तो सदिश का परिमाण और दिशा नहीं बदलते, तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश। इसको नाम कोई दूसरा भी दे दो तो भी बी वेक्टर तो क्या है? ए वेक्टर ही है। इसी तरह से मैं इस ए वेक्टर को इसके समानांतर इधर खिसका दूं तो क्या परिमाण और दिशा बदलेंगे? क्या नहीं। इस ए वेक्टर को इधर आगे खिसका दूं, क्या परिमाण और दिशा बदलेंगे? क्या। इधर पीछे खिसका दूं, क्या परिमाण और दिशा बदलेंगे? क्या नहीं। तो अगर किसी सदिश को उसके समानांतर किधर भी विस्थापित कर दिया जाए तो सदिश का परिमाण और दिशा नहीं बदलेंगे, और जब नहीं बदलेंगे तो ये सारे सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश। लेकिन अगर किसी सदिश को मैं कुछ कोण से घुमा दूं, इस सदिश को मैंने कुछ कोण से घुमा दिया तो क्या मैं इसको ए वेक्टर बोल सकता हूं? क्या नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कि इस सदिश का परिमाण इसके तो बराबर है लेकिन क्या इन दोनों की दिशा समान है? नहीं है। अर्थात अगर ये ए वेक्टर है तो इसको ए वेक्टर नहीं कहा जा सकता। अर्थात सदिश को किसी कोण से घुमाने पर सदिश बदल जाता है, जबकि समानांतर विस्थापित करने पर सदिश परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो वे सदिश जो परिमाण और दिशा दोनों में समान होते हैं
क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। ठीक बात है। अब बात करते हैं विपरीत सदिश। बात करते हैं भैया लोगों विपरीत सदिश के बारे में। तो विपरीत सदिश क्या होगा? वे सदिश जो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। वे सदिश जो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश कहलाएंगे। मतलब समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है, तो क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश कहलाएंगे। अब एक बात आती है कि अगर हम किसी सदिश को -1 से गुणा कर दें, अगर हम किसी सदिश को -1 से गुणा कर दें तो प्राप्त होने वाला सदिश का परिमाण उसी सदिश के परिमाण के बराबर होगा लेकिन उसकी दिशा उस सदिश के विपरीत हो जाएगी। बाउंसर चले गए। कहना क्या चाह रहा हूं कि यदि मैं किसी सदिश को, कोई सा भी सदिश ले लो, उसको -1 से गुणा करूंगा तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण तो इसके बराबर होगा लेकिन इसकी दिशा इसके क्या हो जाएगी? विपरीत। तो यदि बी वेक्टर को मैं -1 से गुणा कर दूंगा तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण तो बी के बराबर ही होगा लेकिन इसकी दिशा इस बी वेक्टर के क्या हो जाएगी? विपरीत। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या है? -b वेक्टर। तो गजब की बात पता है क्या लगी कि ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों का परिमाण समान। अरे ए और बी का समान, बी और सी का परिमाण समान, तो ए और सी का परिमाण में समान। और पता लगा अरे सी वेक्टर भी किधर आ गया? ए वेक्टर की दिशा में। तो पता लगा ए वेक्टर और सी वेक्टर वे दो सदिश है जो परिमाण और दिशा दोनों में समान है, अर्थात ए वेक्टर और सी वेक्टर समान सदिश कहलाएंगे। समान सदिश कहलाएंगे तो ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर, अर्थात ये दोनों सदिश हर प्रकार से समान है। तो ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर और सी वेक्टर बराबर क्या चीज है? -b वेक्टर। तो इस समीकरण का मतलब आप समझिएगा, ये बहुत गजब की चीज है, बहुत काम आएगी। ए वेक्टर बराबर -b वेक्टर है तो गौर फरमाना, अगर मैं ए वेक्टर और -b वेक्टर को कंसिडर कराऊं, ए वेक्टर और किसको कंसिडर कर रहा हूं? -b वेक्टर को, तो ए वेक्टर और -b वेक्टर के बीच में केवल किसका चिन्ह है? बराबर का। ए वेक्टर और -b वेक्टर के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब ए वेक्टर और -b वेक्टर का परिमाण समान है, दिशा भी समान है। ए वेक्टर और -b वेक्टर, सी वेक्टर को हटा दो, तो ए वेक्टर और -b वेक्टर परिमाण में समान है, दिशा में भी समान है। तो ए वेक्टर और -b वेक्टर तो मेरे हिसाब से क्या बन गए? समान सदिश। गौर फरमाना, -b वेक्टर क्या बन गए? समान सदिश। लेकिन अगर मैं ए वेक्टर और केवल b वेक्टर की बात करता हूं, ए वेक्टर और केवल b वेक्टर की बात करता हूं, तो इन दोनों के बीच में बराबर भी और साथ साथ ये माइनस भी है। तो बराबर का चिन्ह तो यह बताएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू बराबर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण, वैल्यू का मतलब परिमाण, समान है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण समान है, तो ये माइनस क्या बताएगा कि इन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। इन दोनों की दिशा विपरीत है, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है। मींस ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश कहलाएंगे। तो गौर फरमाना, ए वेक्टर और -b वेक्टर तो समान सदिश है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर विपरीत है। तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करेंगे तो दोनों का परिमाण समान है, दोनों की दिशा विपरीत है। तो आज के बाद जब भी किसी समीकरण में कुछ इस तरह का आए तो दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि ये दोनों सदिश परिमाण में समान है,
दिशा में विपरीत है, अर्थात ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। तो गौर फरमाइएगा, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। अगर मैं केवल इनके परिमाण पर बात करूं, दिशा पर बात नहीं करूं, तो अपन बोल रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण समान, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ बी, और मॉडुलस ऑफ ए को मैं ए लिख सकता हूं और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर को मैं बी लिख सकता हूं, तो ए बराबर बी। तो बहुत सी बार अपन डायरेक्ट ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर को ए बराबर बी लिख देते हैं, तो बहुत सी बार बच्चे गच्चा खा जाते हैं कि सर ये माइनस कहां गया, तो माइनस कहां गया भैया, दिशा में। कैसे, आप गौर फरमाइएगा, ये समीकरण सदिश समीकरण है और यह समीकरण एक तरह से अदिश समीकरण है, क्योंकि यहाँ वेक्टर यूज हो रहा है। वेक्टर यूज होने का मतलब यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखी जाएगी। यहाँ केवल क्या यूज हो रहा है, परिमाण, अर्थात यहाँ दिशा नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखनी है और यहाँ केवल क्या देखना है, परिमाण। तो ये वेक्टर इक्वेशन है और ये स्केलर इक्वेशन है। तो जब मैंने इस वेक्टर इक्वेशन से स्केलर इक्वेशन लिखा तो माइनस गायब हो गया, क्योंकि माइनस तो ये बताएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर विपरीत दिशा में है, जबकि ये बता रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण समान है। यहाँ दिशा से कोई लेना देना नहीं है। एक और खास बात, बी वेक्टर का परिमाण बोलो कि माइनस बी वेक्टर का परिमाण बोलो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि जब मैंने इसको माइनस 1 से गुणा किया तो परिमाण तो बी के बराबर ही रहा, बस दिशा क्या हुई, विपरीत। तो गौर फरमाने वाली बात यह है कि माइनस बी वेक्टर का परिमाण माइनस बी नहीं होगा, माइनस बी वेक्टर का परिमाण भी बी होगा। या यूं बोले कि कभी भी किसी भी सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से ज्यादा, अर्थात सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा, धनात्मक। सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो किसी सदिश में अगर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी दिशा, जो दी गई दिशा है, उसके विपरीत है। मतलब समझिए, ए वेक्टर बराबर मान लीजिए 10 न्यूटन पूरब है। अब इससे समझिए, मैंने पहले तो ग्राफी विधि से समझा दिया, अब गणितीय विधि से समझिए। और ये 20 न्यूटन पश्चिम, तो बी वेक्टर का परिमाण 10 न्यूटन पश्चिम है, तो बी वेक्टर का परिमाण तो 10 न्यूटन ही आएगा। अब अगर मैं बी वेक्टर को -1 से गुणा कर दूं तो ये आएगा -1 इंटू 10 न्यूटन पश्चिम, तो ये 10 न्यूटन और ये आएगा पश्चिम। अच्छा, जो दिशा है वो पश्चिम के उल्टी है, तो ये 10 न्यूटन पश्चिम की उल्टी दिशा क्या होगी, पूरब। तो अगर मैं इस माइनस बी वेक्टर का परिमाण देखूंगा तो माइनस बी वेक्टर का परिमाण भी कितना आएगा, 10 न्यूटन ही आएगा, और बी वेक्टर का परिमाण भी कितना था, 10 न्यूटन। बोले तो ये जो माइनस है इसको अगर अपन यूं लिखते तो -10 लिखते, तो बहुत से बच्चों को लगता कि माइनस बी वेक्टर का परिमाण -10 है। नहीं भैया, माइनस कहां चला जाएगा, दिशा में। माइनस कहां जाएगा, दिशा में। तो किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो वे सदिश जो परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश का परिमाण क्या होगा, समान होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। अब अपन सदिश राशियों को जोड़ने की विधि सीखते हैं। हाल फिलहाल अपन केवल 2 सदिशों को जोड़ना सीखते हैं। तो सदिश राशियों को जोड़ने की 3 विधियां अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे अपन ग्राफी विधि, जो आज पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे अपन गणितीय विधि, एक पढ़ेंगे घटक विधि, जो कि ऑलमोस्ट इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ग्राफी विधि। बात करते हैं हाल फिलहाल 2 सदिशों का संयोजन।
दो सदिशों का संयोजन। जैसे मैंने बोला संयोजन की अपन इस चैप्टर में 3 विधियां पढ़ेंगे, गणितीय विधि, ग्राफिक विधि और घटक विधि। हाल फिलहाल अपन केवल 2 सदिशों को जोड़ना सीख रहे हैं और वो कौन सी विधि से सीख रहे हैं? ग्राफिक विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक विधि। मान लीजिए आपको ये 2 सदिश दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, नो डाउट जिनको जोड़ना है वो तो आपको देखनी थी कि इनको जोड़िए, तो ये दोनों दिए होंगे। दोनों देने का मतलब इनका परिमाण भी दे रखा होगा और दिशा भी दे रखी होगी। आपको बोला गया इन 2 सदिश को जोड़िए ग्राफिक विधि से। तो ग्राफिक विधि बोलती है कि इन 2 सदिश में से किसी एक को पहले खींच लो। जिसको पहले खींचेंगे वो प्रथम, जिसको बाद में वो खींचेंगे वो दूसरा। ए वेक्टर को पहले खींचा तो ए वेक्टर प्रथम, बी वेक्टर द्वितीय। बी वेक्टर को पहले खींचा तो बी वेक्टर प्रथम, ए वेक्टर द्वितीय। किसी को भी पहले खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सदिशों के संयोजन की ग्राफिक विधि क्या बोलेगी? सबसे पहले प्रथम सदिश खींचिए। तो मैं क्या करूंगा, इस सदिश के बिल्कुल बराबर लंबाई का समान दिशा में एक सदिश खींच दूंगा। तो ये और ये तुल्य सदिश कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। तो इसको ए वेक्टर बोल दूं। तो सदिशों के संयोजन की ग्राफिक विधि क्या बोलती है? सबसे पहले प्रथम सदिश खींचिए। अब प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश कीजिए। तो ये प्रथम सदिश का अंतिम बिंदु है, इस पर क्या करना है? दूसरा सदिश। तो दूसरा सदिश कहां से स्टार्ट करना है? पहले के अंतिम बिंदु से। तो सबसे पहले प्रथम सदिश कीजिए, फिर प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु से दूसरा सदिश खींचिए। तो दूसरा सदिश खींचना है तो बिल्कुल इसके परिमाण में समान और दिशा में समान सदिश खींचो। तो प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु से ये दूसरा सदिश क्यों खींचा इधर? क्योंकि दूसरा सदिश इस दिशा में जा रहा है। अगर आप कंफ्यूजन हो जाए, जब भी आप दिशा में कंफ्यूजन हो जाए तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। अपने आप पता लग जाएगा बी वेक्टर कहां पर है? उत्तर पूर्व दिशा के बीच में। तो जब मेरे को इस बिंदु से बी वेक्टर खींचना तो मैं यहां पर भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दूंगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि उत्तर पूर्व के बीच में। तो पहला सदिश खींचिए, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश कीजिए। तो ये दोनों सदिश खींच दिए। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का संयोजन करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़कर प्राप्त होने वाला सदिश बताना है। तो प्राप्त होने वाला सदिश कैसे आएगा? तो देखते हैं। पहला सदिश कीजिए, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश कीजिए। अब आपको क्या करना है? अब पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम की ओर एक सदिश खींचिए। पहले के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे के अंतिम बिंदु की ओर एक सदिश खींचिए। तो यह सदिश ही इन दोनों सदिशों के योग को, संयोजन को प्रदर्शित करेगा। अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर प्राप्त होने वाला सदिश ये होगा। इस तीर की लंबाई इन दोनों सदिशों के योग के परिणामी सदिश के परिमाण को बताएगी और इस तीर का चिन्ह इन दोनों सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले परिणामी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो करना क्या है? पहला सदिश खींचना है, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचना है। तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा। अब आप इन दोनों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश को जो भी नाम देना पसंद करें कि इन दोनों को जोड़ा तो सी वेक्टर आया, डी वेक्टर आया, पी वेक्टर आया, क्यू वेक्टर आया, आर वेक्टर आया। मेरी आदत आर वेक्टर की है, तो इन दोनों को जोड़ा तो प्राप्त होने वाला सदिश जो ये आर वेक्टर है, ये क्या बताएगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग को बताएगा। और आर वेक्टर कहां से खींचना पड़ेगा? पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम की ओर मिलाने वाला सदिश इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा।
तो ग्राफीय विधि की लाइनें आप याद कर लीजिए क्या, कि जिन दो सदिशों को जोड़ना उसके लिए क्या करेंगे, पहला सदिश खींचेंगे, पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचेंगे, तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश आर वेक्टर इन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है, अर्थात इन दोनों सदिशों के योग के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेन इंपॉर्टेंट बात आर वेक्टर नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात इन दोनों के योग से प्राप्त होने वाला सदिश कहां से आएगा, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश। तो इस तीर की लंबाई इन दोनों सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश, जो भी नाम इसको दो, उसके परिमाण को बताएगी। और इस तीर का चिन्ह ए वेक्टर और बी वेक्टर से के योग से प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब अपन और अलग अलग प्रकार के सदिशों को जोड़ना सीख लेते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आपसे बोला गया ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़िए, तो जोड़ के बताइए आप ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या करेंगे आप, पहला सदिश खींचेंगे ए वेक्टर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो, प्रथम सदिश खींचेंगे, फिर प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर भी यहां पर भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो, फिर प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचेंगे, तो बिल्कुल इसके परिमाण में समान दिशा में समान सदिश खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम की तरफ एक सदिश खींचेंगे, तो पहले के प्रारंभ से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश इन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है साहब, ये सदिशों के सृजन की ग्राफी विधि है। अब आप घर पे 2-3 सदिश में 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप घर पे जोड़ के बताइएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होने वाला सदिश है या इनके योग का परिणामी सदिश होगा वो कौन सा होगा। विधि सिंपल सी है, प्रथम सदिश खींचिए, फिर प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचिए, तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश इन दोनों सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश को प्रदर्शित करेगा। ठीक साहब, अब अपन 2 सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि, एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड देखते हैं कि 2 सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि क्या है। तो गौर फरमाना, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये कोई 2 सदिश है, इनको जोड़कर प्राप्त होने वाला सदिश आर वेक्टर है। तो मेरे को गणितीय विधि द्वारा इस आर वेक्टर का परिमाण भी बताना है और दिशा भी बतानी है। ग्राफीय विधि में तो क्या है, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला तीर इन दोनों के योग को बताएगा। तो इस तीर की लंबाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण को बताएगी, अर्थात आर वेक्टर के परिमाण को बताएगी, और तीर का चिन्ह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा को बताएगा। लेकिन जब गणितीय विधि की बात करेंगे तो गणितीय विधि अर्थात सूत्रों की सहायता से 2 सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण भी निकालना है और दिशा भी निकालनी है। मींस गणितीय विधि में हमको इस आर वेक्टर का परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए सूत्रों की सहायता से। तो गणितीय विधि में हम क्या करेंगे, 2 सदिशों के योग से
प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण का एक सूत्र निकालेंगे और दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा के लिए अलग सूत्र निकालेंगे। अर्थात गणितीय विधि में हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण के लिए सूत्र निकालेंगे और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा के लिए अलग सूत्र निकालेंगे। तो देखिएगा साहब, अपन बात करें जैसा अपन ने बोला दो सदिशों का संयोजन, और अपन बात करें कौन सी विधि, गणितीय विधि। तो मान लीजिए साहब ये दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपसे बोला गया इन दोनों सदिशों को जोड़िए। नो डाउट ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में जानकारी होगी। अरे आपको कहीं दो संख्या जोड़ो तो आप बोलेंगे यार संख्या तो बताओ, 10 में 5 जोड़ना है, 20 में 2 जोड़ना है, ये संख्या नहीं बोलोगे तब तक मैं जुड़ूंगा कैसे? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको बोला गया इन दो सदिशों को जोड़िए तो ये दोनों सदिश आपको दिए होंगे। दोनों सदिश देने का मतलब इन दोनों का परिमाण भी मेरे को पता होगा कि ए वेक्टर का मान कितना है, बी वेक्टर का मान कितना है, इनकी दिशा भी पता होगी। और जब मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा पता है तो मेरे को इनके बीच का कोण भी पता होगा। तो थीटा क्या बोला है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण। तो भैया अगर मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तो ए वेक्टर का परिमाण पता है, बी वेक्टर का परिमाण पता है और इनके मध्य का कोण भी मेरे को पता है। अब मेरे से बोला गया कि इन दो सदिशों को जोड़िए, तो मैंने कहा जोड़ते हैं। तो जोड़ने की विधि क्या है कि पहला सदिश खींचिए, तो ये मैंने पहला सदिश खींच दिया, ए वेक्टर प्रारंभिक बिंदु को ओ नाम दे दिया और उसके अंतिम बिंदु को पी नाम दे दिया। तो अपनी जोड़ने की ग्राफिक विधि क्या है कि प्रथम सदिश खींचिए। अब प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर, प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर, प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचिए। तो इस बी वेक्टर को खींचना है तो बिल्कुल इसके परिमाण में समान और दिशा में समान सदिश खींचो। प्रथम सदिश के अंतिम बिंदु पर ये दूसरा सदिश खींच दिया, तो इनके योग से प्राप्त होने वाला सदिश कौन सा होगा, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश, जो भी आप नाम देना पसंद करो, वो क्या करेगा, इन दोनों सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश को प्रदर्शित करेगा। तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग को प्रदर्शित करेगा। तो ग्राफिक विधि से तो आर वेक्टर आ गई, इस तीर की लंबाई, आर वेक्टर के परिमाण, आर वेक्टर के परिमाण का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण को बताएगी कि ए और बी को जोड़ा तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण कितना हुआ और तीर का चिन्ह उसकी दिशा को बताएगा। लेकिन मेरे को गणितीय विधि द्वारा आर वेक्टर का परिमाण अलग से निकालना है और गणितीय विधि द्वारा आर वेक्टर की दिशा अलग से निकालनी है। तो आर वेक्टर का परिमाण निकालने का मतलब इस तीर की लंबाई निकालनी पड़ेगी, बोले तो यहां से यहां तक की लंबाई मेरे को निकालनी पड़ेगी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस ओपी वेक्टर जो ओपी भुजा है इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और इस Q से इस पर क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया, इस Q से इस पर लंब डाल दिया, ए वेक्टर की लाइन को आगे बढ़ा दिया और Q से इस पर लंब डाल दिया। जैसे मैंने Q से इस पर लंब डाला तो मेरे को एक समकोण त्रिभुज दिखा OMQ, आपको भी दिखा होगा OMQ। जैसे मेरे को ये समकोण त्रिभुज दिखा तो मेरे को याद आई पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 के सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर
प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब आप ओ एम यहां से यहां तक है, आप इजाजत दे दो इस ओ एम को मैं क्या बोल दूं, ओ पी प्लस पी एम। ओ पी में पी एम जोड़ दो तो ओ एम मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओ पी प्लस पी एम का होल स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, ओपी प्लस पी एम का होल स्क्वायर। तो बचपन में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओपी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस 2op इंटू पी एम प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं कि ये ओ क्यू क्या वाला है। तो ओ क्यू क्या है, ये जो त्रिभुज ओ एम क्यू है, इस ओ एम क्यू में इस कर्ण की लंबाई है, तो यहां से यहां तक की लंबाई है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, यहां से यहां तक की लंबाई, तो एक तरह से ये इस तीर की लंबाई होगी, तो ये इस तीर की लंबाई हो गई। तो तीर की लंबाई क्या बताएगी, सदिश के परिमाण को। तो देखिए ये तीर किस कौन से सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह तीर कौन से सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, आर वेक्टर को। आर वेक्टर भी बोल सकते हैं या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इस तीर की लंबाई बोले तो ओ क्यू क्या बताएगी, इस आर वेक्टर के परिमाण को, क्योंकि तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताएगी। तो ओ क्यू क्या होगा, आर वेक्टर का परिमाण, जिसको अपन सिंपल आर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, गलती से ओ क्यू बराबर आर वेक्टर मत लिख देना, क्योंकि जब आप आर वेक्टर लिखेंगे तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल क्या है, परिमाण। तो भुजा की लंबाई, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताएगी, सदिश को नहीं बताएगी, क्योंकि सदिश को बताने के लिए तो परिमाण के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए। तो ओ क्यू क्या हो गया, आर वेक्टर का परिमाण। ओपी क्या हुआ, यहां से यहां तक की लंबाई, बोले तो इस तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताएगी। तो ये तीर कौन से सदिश को बता रहा है, ए वेक्टर को। तो ओपी क्या बताएगा, ए वेक्टर के परिमाण को, अर्थात सिंपल ए को लिख देना। ऐसे मॉडुलस से लिखते हैं ना बच्चे बेहोश हो जाते हैं, इसलिए सिंपल लिख दिया मैंने। अब देखते हैं, ओपी हो गया पीएम कोई तीर ही नहीं आ रहा, एमक्यू में भी कोई तीर नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर गौर फरमाते हैं और बात करते हैं समकोण त्रिभुज पी एम क्यू, इस समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं पीएमक्यू। तो गौर फरमाइएगा, इसे डायग्राम को थोड़ा मैं यहां पर बनाता हूं, मैंने इस डायग्राम को नीचे बना दिया, मैं अब यही बनाता हूं। दो सदिशों के संयोजन की ग्राफिक विधि क्या बोलती है, पहला सदिश खींचिए, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचिए। तो पहले के अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश खींचने का मतलब बिल्कुल इसके परिमाण में समान, दिशा में समान सदिश खींचूंगा। तो इस सदिश को मैं बी वेक्टर का बोलूंगा जब इसका परिमाण समान, इसकी दिशा समान। तो ये दोनों सदिश समान दिशा में होने का मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। क्योंकि जब एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं बी वेक्टर को समानांतर किसका की यहां लिया है, एक तरह से ये बात है। तो ये दोनों समानांतर है, तो जब ये दोनों समानांतर है तो ये एक तरह से कौन सी लाइन होगी, त्रियक लाइन। दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली लाइन त्रियक लाइन होती है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, संगत कोण। तो गौर फरमाइएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो ये कोण क्या कहलाएगा, थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण, तो ये थीटा हो गया। समकोण त्रिभुज पीएमक्यू में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ थीटा, कोण थीटा के लिए लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए लंब क्या होगा, निम्न कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, एमक्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एमक्यू बटा कर्ण, 90 के सामने भुजा कर्ण पीक्यू। तो भैया लोगों एमक्यू बराबर क्या हो गया, पीक्यू साइन थीटा, और पीक्यू क्या वाला है, पीक्यू क्या वाला है,
इस बी वेक्टर का परिमाण, क्योंकि पी क्यू क्या है, इस तीर की लंबाई, और तीर कौन सा सदिश बता रहा है, बी वेक्टर, तो पी क्यू क्या होगा, बी वेक्टर का परिमाण। तो मैं इस पी क्यू को क्या लिख सकता हूं, बी साइन थीटा, तो ये एम क्यू बराबर आ गया डी साइन थीटा। अब इसी समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में cos थीटा की बात करें, cos थीटा का मतलब क्या होता है, कोसाइन ऑफ थीटा। कोण थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, cos का मतलब आधार बटा कर्ण होता है, न्यून कोण के सामने भुजा लंब, 90 के सामने भुजा कर्ण, बाकी बची भुजा आधार, तो आधार क्या हुआ पीएम, और कर्ण क्या हो गया पी क्यू, तो पीएम इक्वल टू क्या हो गया पी क्यू cos थीटा। पी क्यू बोले तो इस भुजा की लंबाई, बोले तो इस तीर की लंबाई, और ये तीर कौन सा सदिश को बता रहा है, बी वेक्टर को, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताएगी, तो ये हो गया पीएम इक्वल टू बी cos थीटा। तो ओ क्यू, ओपी, एम क्यू, पीएम, इन सब के मान यहां लिख दिए जाए। तो इन सब के मान जब अपन यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा, ओ क्यू की जगह क्या लिख दिया जाए, आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओपी क्या बोला है, ए स्क्वायर, प्लस पीएम, पीएम क्या बोला है, बी cos थीटा होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ओपी, ओपी क्या बोला है, ए, पीएम क्या बोला है, बी cos थीटा, एम क्यू क्या बोला है, कहां गया ये रहा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होगा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले परिणामी सदिश का परिमाण, तो भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाला सदिश क्या है, आर वेक्टर, इसका क्या लेना है, परिमाण, इसको मैं सिंपल आर भी बोल सकता हूं, और ये आर यहां से क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर ये, तो आर बराबर क्या आएगा, यहां से आर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर ये, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो आर बराबर ये आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो गौर फरमाइएगा क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को जोड़ा, जोड़कर जो भी प्राप्त होने वाला सदिश आया उसका परिमाण ए वेक्टर के परिमाण पर तो निर्भर कर रहा है, बी वेक्टर के परिमाण पर भी निर्भर कर रहा है, साथ साथ इनके बीच के कोण अर्थात इनकी दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। मतलब समझिएगा, ये ए वेक्टर है, इसका मान परिमाण 10 न्यूटन है, ये बी वेक्टर है, इसका परिमाण 5 न्यूटन है। अभी दोनों की दिशा समान है, और जब दोनों की दिशा समान है तो कोण कितना होगा, 0। अब अगर मैं इस बी वेक्टर को घुमाता जाऊं, ये रहेगा 5 न्यूटन का 5 न्यूटन, लेकिन अगर इस बी वेक्टर को मैं घुमाता जाऊं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण बदलता जाएगा तो cos थीटा का मान भी बदलता जाएगा। अरे ए वेक्टर का मान 10 है, बी वेक्टर का मान 5 है, ये तो नहीं बदल रहे, लेकिन थीटा बदलता जाएगा, और जब थीटा बदलता जाएगा तो cos बदलता जाएगा, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण बदलता जाएगा। और यही गेम सदिश का है कि यहाँ केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, यहाँ दिशा भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ दिशा का खेल है,
केवल परिमाण परिमाण का खेल नहीं कि a का मान 10 और b का मान 5 है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर 15 होगा। नहीं भैया, जरूरी नहीं है। a वेक्टर का मान बदलता जाएगा, चाहे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान बदलता जाएगा, चाहे a का मान 10 और b का मान 5 हो, अगर इनके मध्य का कोण बदलता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया r वेक्टर का परिमाण, या यूं बोलूं दो सदिशों से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण उन दोनों सदिश के परिमाण पर तो निर्भर करता है, साथ ही उनके मध्य के कोण पर भी, अर्थात उनकी दिशा पर भी निर्भर करता है। ये तो केवल क्या हुआ, दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण है कि इस तीर की लंबाई कितनी है। अब इसकी दिशा के बारे में जानकारी नहीं है, तो माना कि r वेक्टर a वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, r वेक्टर a वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो माना कि ये कोण कितना है, अल्फा। गौर फरमाइएगा, अगर मेरे को ये कोण पता लग गया कितना है तो मेरे को r वेक्टर की दिशा पता लग जाएगी। क्यों पता लग जाएगी? मान लीजिए a वेक्टर पूरब दिशा में और मेरे को ये पता लग गया r वेक्टर a वेक्टर के साथ उत्तर दिशा में 30 डिग्री कोण बनाता है, तो क्या मेरे को r वेक्टर की दिशा नहीं पता लगेगी? क्या लग जाएगी ना। तो मेरे को बस ये कोण चाहिए, तो मेरे को r वेक्टर की दिशा भी पता लग जाएगी। तो गौर फरमाइएगा, समकोण त्रिभुज OMQ में दिखा आपको, OMQ में तो ये अल्फा है, तो tan अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा बोले तो अल्फा के लिए लंब बटा आधार, tan का लंब बटा आधार होता है। अल्फा के सामने की भुजा लंब बोले तो MQ और आधार OM, और ये OM को मैं क्या बोल सकता हूं, OP प्लस PM। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, MQ ढूंढो कहां गया, ये रहा, B sin थीटा, OP क्या बना है A, और PM क्या बना है B cos थीटा, ये रहा भैया, PM क्या बना है B cos थीटा। तो मैं इस सूत्र की सहायता से, गौर फरमाना, मेरे को A वेक्टर का परिमाण पता है, मेरे को B वेक्टर का परिमाण पता है, मेरे को थीटा पता है, तो मेरे को B A थीटा सब पता है। इस सूत्र की सहायता से मैं tan अल्फा निकाल लूंगा, tan अल्फा आ जाएगा तो मैं अल्फा भी निकालूंगा। तो इस सूत्र की सहायता से अल्फा पता लग जाएगा, और अल्फा पता लग जाएगा तो r वेक्टर की दिशा भी पता लग जाएगी। तो गौर फरमाइएगा, r वेक्टर की दिशा अर्थात अल्फा भी a वेक्टर और b वेक्टर के परिमाण पर निर्भर करेगा, साथ साथ इनके बीच की कोण अर्थात दिशा पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ मेरे को एक लाइन बोलनी चाहिए, दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण तथा उसकी दिशा उन दोनों सदिशों के परिमाण पर तो निर्भर करेगी, साथ साथ इनके मध्य के कोण अर्थात उनकी दिशा पर भी निर्भर करेगी। तो अपन कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत बातें करनी बाकी है इस टॉपिक के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर कल आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।